देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी तस्वीर के साथ। ये तस्वीर आप देखिए। जी हां, बाजार आज नए ऐतिहासिक स्तरों पर बंद हुआ है और इसी खुशी में मुंबई बीएसई में एक 34 किलो का केक काटा गया। सेंसेक्स पहली बार 34,000 के पार बंद हुआ और इसका जश्न बीएसई में जमकर मनाया गया। तो सेंसेक्स 34,000 के पार बंद हुआ और जश्न मना बीएसई के अंदर। तो बीएसई के तमाम कर्मचारियों ने यहां पर मिलकर ये 34 किलो का केक काटा। बाजार में आज रिकॉर्ड स्तर देखने को मिला। पहली बार सेंसेक्स 34,000 और निफ्टी 10,500 के स्तर के पार बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी नया स्तर बनाया। मिड कैप इंडेक्स भी 21,000 के स्तर के पार निकल गया और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 70 अंक और निफ्टी 38 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल और टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। आज बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के निमिष शाह का मानना है कि बाजार के वैल्यूएशन महंगे हैं और अगले 3 साल में कम रिटर्न की उम्मीद है। कि अभी जिस तरह से वैल्यूएशन इंडेक्स है उसके बाद 3 साल में रिटर्न थोड़े कम आने की उम्मीद है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम हियर ऑन 3 years व्हेन यू टेक अ 3, मुझे पता नहीं 6 महीने 1 साल में क्या होगा। इतने पैसे आ रहे हैं हमारे पास दैट हर महीना अगर म्यूचुअल फंड 15-20 हजार का माल खरीदेगा तो मार्केट तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे लास्ट 8-9 महीने में जा रहा है। वैल्यूएशन इतना अधिक है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और 3 साल में अगर आप एवरेज रिटर्न आने की उम्मीद है, इतना एबनॉर्मल रिटर्न नहीं आएगा। जो लास्ट साल बहुत अच्छा था वैसा कंटिन्यू नहीं हो सकता है। दैट इज ऑल आई वांट टू रिमाइंड माय इन्वेस्टर्स। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत भी ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए हैं। रजत, बीएसई में तो 34 किलो का केक कटा, लेकिन आपने न्यूज रूम में कैसे सेलिब्रेट किया या फिर ऑन एयर कैसे सेलिब्रेट किया? बिल्कुल, माहौल बहुत बेहतर था और इनफैक्ट जो नए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट्स में, इसमें एक्साइटमेंट बहुत हो गई है। देखिए, हम कंसर्न तो कर रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर, लेकिन ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और लगातार बेहतर लेवल्स इंडियन मार्केट पे। आज 10,500 के लेवल को पार कर गया निफ्टी। 34,000 का आंकड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके पार पहुंच गया सेंसेक्स। लेकिन ये तेजी निफ्टी और सेंसेक्स में ही नहीं थमी। जो थीम है मार्केट की वो है छोटे मझौले स्टॉक्स अच्छी तेजी में और रिकॉर्ड स्तरों पर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स खुद पहुंचते हुए नजर आए। आज जो पॉकेट्स चली उसमें मेटल शामिल था, साथ साथ रियल्टी, इंफ्रा और छोटे फार्मा स्टॉक्स, यहां पर आज फोकस ज्यादा था। एडीएजी पैक में तो एकदम से खरीदारी आ गई दोपहर बाद, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना नया कर्ज भुगतान का प्लान सौंप दिया, उसका एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। चीनी शेयर्स एक और पॉकेट जहां पर आज दमदार रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन मैं एक एक करके पॉकेट्स की बात करता हूं। सबसे पहले निफ्टी के गेनर्स आज, जिसमें भारती एयरटेल, यहां पर तेजी थी। अंबुजा सीमेंट, सन फार्मा और बॉश 2% से 2.25% के आसपास के रिटर्न्स। गिरने वालों की सूची में आप पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को पाएंगे। एसबीआई उसको लीड कर रहा था। कोल इंडिया, एनटीपीसी, एचयूएल, यानी कि डिफेंसिव से दूर है मार्केट, अभी एग्रेसिव बेट लग रही है मार्केट पे। रिलायंस कम्युनिकेशन का जो कर्ज भुगतान का नया प्लान है उसका इफेक्ट देखिए आप, 32% खुद चला रिलायंस कम्युनिकेशन। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल, इंफ्रा और साथ साथ नेवल में भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। ऑटो एंसिलरी एक और पॉकेट जो आज ही नहीं बीते कुछ 1 महीने से यहां पर तेजी बन रही है। मिंडा कॉप की बारी थी आज। जमुना ऑटो, स्टील स्ट्रिप व्हील्स और प्रिसीजन कैम्पशैफ्ट्स जैसे जो स्टॉक हैं वहां पर आज रिटर्न शानदार देखने को मिले। मेटल माइनिंग में चाहे वो स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप, आज पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था। कल्याणी स्टील, सेल, एनएमडीसी और वेदांता जैसे स्टॉक्स लीड कर रहे थे। रियल्टी शेयर्स का दिन था आज। एग्रेसिव बेट्स थी गणेश हाउसिंग में, अंसल हाउसिंग और साथ साथ अनंतराज जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर गए मार्केट को। और जो मैं बार बार बात कर रहा हूं छोटे मझौले शेयर्स, आप ये स्क्रीन देखिए। श्रीराम ईपीसी, कोठारी प्रोडक्ट्स, हेस्टर बायो और आरएस सॉफ्टवेयर, रिटर्न्स हैं 14 से 20% तक। शानदार मूव आज के सत्र में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बीएसई के शॉट्स दिखा देते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बीएसई में आज 34 किलो का जश्न, 34 किलो का केक काटा गया। 34,000 को पार किया सेंसेक्स ने, जिसके बाद बीएसई में ये जमकर जश्न मना। बीएसई के तमाम कर्मचारी तो यहाँ पर थे ही। आशीष चौहान जो कि बीएसई के सीईओ हैं, उनको भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं और तमाम मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पर इस जश्न में शामिल हुए। 34 किलो का केक बीएसई में काटा गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि नई ऊंचाई पर आज सेंसेक्स बंद हुआ है। 34,000 के पार सेंसेक्स आज बंद हुआ
और हमने कुछ देर पहले आशीष चौहान जो कि बीएसई के सीईओ हैं उनसे कुछ बातचीत की थी, सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान जी। सर, सबसे पहले तो जी बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सेंसेक्स ने 34,000 के आंकड़े को छू लिया। इस पर सर आपका क्या रिएक्शन है और आने वाले साल में आपकी क्या फोरकास्ट है? बेसिकली जो ये 34,000 का अंक सेंसेक्स ने प्राप्त किया है वो एक तरह से भारत की जो इकोनॉमी है उसके अगले 2-3 सालों में आने का जिस तरह से उसका प्रोग्रेस होने वाला है उसका एक प्रतिबिंब है, एक तरह से रिफ्लेक्शन है। तो जो सेंसेक्स जब भी ऊपर चढ़ता है या नीचे जाता है तो लोग उसके बारे में कई सारे अटकलें लगाते हैं और स्वाभाविक है कि अटकल लगनी भी चाहिए। लेकिन ये जो सेंसेक्स उत्तरोत्तर बढ़ रहा है उसका एक ही कारण है कि जो भारत की ओवरऑल ग्रोथ की क्षमता है, गवर्नमेंट की खुद की कैपेसिटी टू रेज मनी, जो टैक्स बढ़ाने की क्षमता है वो भी ये जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से बढ़ी है। जो सब्सिडीज बर्बाद जा रही थी तो उसको भी जो जनधन आधार मोबाइल के यूज़ करके गवर्नमेंट ने उसको भी एक तरह से रोका हुआ है उसको बर्बाद होने से। और बैंक्रप्सी कोड वगैरह लाके जो लोग लोन देके बैंकों को वापस नहीं दे रहे थे उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक तरह से रोक लगाई है। तो ऐसे कई तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स किए हुए जिसकी वजह से आगे जाके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारा पैसा उत्तरोत्तर बढ़ेगा, उसमें वृद्धि हो, जो पैसा लोग लेके गए हैं तो वापस भी मिलेगा। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। सर, केक कटिंग के दौरान दबे शब्दों में सर 50,000 के आंकड़े की बात कही जा रही है। सर, आपका क्या फोरकास्ट होने वाला है? नहीं, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम तो चाहेंगे कि आगे बढ़े भारत, लेकिन एक तरह से सेफ और सिक्योर मार्केट हो, लोग टिप्स पे ध्यान ना दे, बाहर निवेश ना करे कि एक ही दिन में पैसे बन जाए, कि ऐसा भी स्टॉक मार्केट में अच्छी बात नहीं हो ऐसा करना भी। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है सभी निवेशकों को कि जो भी निवेश करते हो आप ध्यान रख के करिए, सब अभ्यास करके करिए और एक ही दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में जो रिटर्न्स आने वाले हैं उसकी तरफ मत ध्यान दीजिए। लंबे अवसर के लिए आप, लंबी अवधि के लिए आप उसको निवेश करिए। तो टिप्स पे ध्यान मत दीजिए, व्हाट्सएप पे ध्यान मत दीजिए, इवन जो टेलीविज़न पे सुबह शाम बेचने की बातें आती है, खरीदने की बातें आती है, उस पर भी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ अभ्यास करिए और आपको लगे कि भारत की प्रगति होने वाली है, कंपनी जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसकी प्रगति होने वाली है, तब उसमें जाके निवेश करिए। आपको उसको उतना अभ्यास नहीं है, आपके पास उतनी स्किल नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं। इस साल जो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा, इस साल हमने देखा कि जो डोमेस्टिक निवेशक है उन्होंने भी निवेश किया। तो आने वाले साल में उनको कैसे एश्योर करेंगे कि आने वाला जो साल है वो और सुहाना होगा और अच्छा होगा मार्केट के लिए? नहीं, भारत के जहाँ वहाँ जो प्रगति हुई है पिछले 3-4 सालों में, जो ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स हुए, उससे कई लोगों को लगता है, भारतीयों को और फॉरेनर्स को, कि अब जाके भारत में एक तरह से वृद्धि बहुत अच्छी होगी। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल रिटर्न्स बहुत अच्छे आने की संभावना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका भी अदा करता हूँ, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कंट्रोल में रहने की एक तरह से सूचना देते हैं कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में जब निवेश करते हो ध्यान रख के करिए, अभ्यास करके करिए। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगले साल मार्च तक रिलायंस कम्युनिकेशंस अपना 86% कर्ज चुका देगी। कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने घोषणा की कि ये वित्त वर्ष खत्म होने तक आरकॉम का कर्ज घटकर 6,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। अक्टूबर में ये रकम 45,000 करोड़ रुपए थी और कर्ज कम करने के लिए आरकॉम कुछ स्पेक्ट्रम, टावर और रियल एस्टेट बिजनेस को बेच रही है। घोषणा में अनिल अंबानी ने यह भी साफ किया कि कर्ज घटाने की प्रक्रिया में न ही किसी लेंडर का डिफॉल्ट होगा और ना ही कर्ज को इक्विटी में बदला जाएगा। सौदों के अंत तक रिलायंस कम्युनिकेशंस एक B2B कंपनी बन जाएगी और कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 15,000 करोड़ होगी, जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी कम है। घोषणा से पहले ही आरकॉम का शेयर उछल गया था और कारोबार बंद होने पर 41% ऊपर 23 रुपए पर बंद हुआ। So the monetization plan had the following key components. One was asset monetization, which was to do with the wireless business. Second one was the 125 acres of land that we have in DAKC, which is Dhirubhai Ambani Knowledge City campus. And then is the new ARCOM of what it will really be and how will it be on a strong footing. So the asset monetization process involved 5 modules, which is all related to wireless, the spectrum portfolio,
of 850, 900, 1800 and 2100. The tower portfolio of over 40,000 towers across India. The fiber portfolio, both intercircle and intracircle, one of the largest fiber assets that anybody has in India. The mobile switching nodes, which is over 5 million square feet of space across India, which is like a mini data center, a meeting room to connect calls, and real estate, which has nothing to do with the Dhirubhai Ambani knowledge city. और एक बार फिर अनिल अंबानी ने बड़े भाई मुकेश अंबानी पर चुटकी ली। इनडायरेक्टली ही सही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के वायरलेस सेक्टर को बेहद नुकसान वाला बताते हुए अनिल ने कहा कि इस सेक्टर में कारोबार करने के लिए जेब रिजर्व बैंक जैसी मोटी होनी चाहिए। अनिल अंबानी के मुताबिक इस कारोबार में हर दिन ही नहीं हर घंटे नुकसान हो रहा है। This is a crisis of the wireless telecom sector and it has engulfed many people and many companies. If it is the mighty house of the Tatas who had to gift their business, then very little has to be said about other corporate groups. The writing was on the wall. You really need, I would say, a pipeline into the Reserve Bank of India's printing press if you want to be in the wireless business, because it is a guzzler of currency every minute, every hour and every single day. और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। अनुराग, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, अगर इस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातों पर गौर करें तो वो क्या होंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि जो आज अनिल अंबानी ने साफ साफ कहा कि जो एसडीआर प्लान है उससे वो एग्जिट हो रहे हैं, यानी जो भी उनका डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से जो जीरो राइट ऑफ ये प्लान होगा, तो इससे जो उनके लैंडर्स हैं काफी वो राहत की सांस लेंगे। और इसके बाद जो एक चीज और अनिल अंबानी ने आज कही कि जो अभी जो 45,000 करोड़ का जो कर्जा है उसको मार्च 2018 तक पूरी तरह से 6,000 करोड़ तक लिया जाएगा। और ये कंप्लीट रेजोल्यूशन प्लान दिया उन्होंने। जिस तरह से बार बार उनसे पूछा गया कि जो एनसीएलटी के अंदर केसेस है उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट रेजोल्यूशन प्लान है और रेजोल्यूशन प्लान के अंदर यानी सारे जो लेंडर्स हैं उनसे बात करके ही ये प्लान दिया गया है। इसके अलावा अनिल अंबानी ने यह भी कहा कि आगे चलकर जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से B2B कारोबार में होगी और उसके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है जो फॉरेन के भी हो सकते हैं उनको शामिल किया जाएगा। और जो कंप्लीट रेजोल्यूशन प्लान है तो उसके लिए जो रोड मैप है उन्होंने बताया है वो है मोनिटाइजेशन का, यानी जो असेट है उनकी मोनिटाइज की जाएगी, चाहे वो लैंड पार्सल की असेट हो या फिर स्पेक्ट्रम का हो या फिर फाइबर कारोबार हो, तो इन सब जो असेट्स है उनको मोनिटाइज करके जो एक कर्ज है उसको कम किया जाएगा। 45,000 करोड़ से लेके जो 6,000 करोड़ तक इस कर्जे को लाया जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल टेलीकॉम जो सेक्टर है उसकी दुर्गति के लिए भी अनिल अंबानी ने कहा है कि इसके लिए केवल सरकारी जो पॉलिसी है उसको जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है, और क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर है, वायरलेस टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें इनोवेशन हो रहा है, तो वही कंपनियां जो इसमें सरवाइव कर सकती है, जो अनलिमिटेड यानी बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर पंप इन कर सकती है। और ये जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 10-12 कंपनियों के लिए नहीं रहा है, केवल 2-3 कंपनियां ही इसमें सरवाइव कर सकती है, क्योंकि जितना इसमें पूंजी लगाने की जरूरत है बिल्कुल और जो और दबे शब्दों में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी पर टारगेट उन्होंने यहां पर जरूर किया है। देखिए, गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद मोदी सरकार को यह एहसास हुआ कि उसे गांव में और किसानों के लिए कुछ खास करना होगा। जी बिजनेस ने इसे लेकर एक बड़ी कवरेज आपको दिखाई थी और अब हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर यह है कि बजट में किसानों के लिए सरकार एक बड़ी योजना का ऐलान कर सकती है। किसानों के लिए एक नया कृषि फंड बनाया जा सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है और किस तरह से किसानों के हक की बात यहां पर इस बार बजट में सरकार करने वाली है? क्या योजना, किस तरह की बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है? देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है किसानों के इनकम को बढ़ाना और उसके मद्देनज़र इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
प्राइस डिफ्रेशिएशन फंड की घोषणा सरकार कर सकती है, जिसके तहत ये होगा कि अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो एमएसपी से नीचे जाती है तो जो उस वक्त का मार्केट प्राइस है और एमएसपी के बीच का जो फर्क है वो सीधे किसानों के खाते में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि किसानों को घाटा नहीं होगा और कम से कम एमएसपी के बराबर प्राइस उसको मिलना तय होगा। एमएसपी से प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो जाहिर तौर पे किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए उन्हें नज़दीकी मंडी में जाकर अपनी कमोडिटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य सरकारें कितनी कमोडिटी है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसकी जानकारी सरकार को देगी और उसी आधार पर ये पैसे किसानों के खाते में डाले जाएंगे। राज्यों की भूमिका काफ़ी अहम होगी क्योंकि पूरी लिस्ट जो है उन्हीं को तैयार करनी है। प्रोक्यूरमेंट एजेंसी की जहां तक बात करें, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा जो है एमएसपी का नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोक्यूरमेंट एजेंसी तक उनकी पहुंच ही नहीं होती ताकि वो एमएसपी का फ़ायदा उठा पाएं। माना यह जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव करके जो लोकल मंडीज हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा और उसके बाद छोटी छोटी मंडियों में, नज़दीकी मंडियों में किसान पहुंच सकते हैं, अपने कमोडिटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस नए स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो प्राइस मैनिपुलेशन होता है, खासकर रिटेल मार्केट में आप देखिए, प्राइस को प्रेशर में डाल के जो कमोडिटी की जो प्राइसेस है उसको दबाकर किसानों को उसका फायदा नहीं लेने दिया जाता है, क्योंकि उनकी पहुंच वैसे भी प्रोक्यूरमेंट एजेंसी तक ज्यादातर होती नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, एमपी के कुछ पार्ट्स हैं जहां पे किसान प्रोक्यूरमेंट एजेंसी तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर किसानों की पहुंच वहां तक नहीं होती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, लिहाजा किसानों को इसका घाटा होता है। इस फंड की घोषणा हो सकती है और जाहिर तौर पे अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। गुजरात में आज विजय रूपाणी ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। गांधीनगर के सचिवालय मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। विजय रूपाणी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम नितिन पटेल और 19 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस दौरान सौरभ पटेल, दिलीप ठाकुर, कौशिक पटेल, ईश्वर परमार, भूपेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि प्रदीप सिंह जडेजा, बच्चू भाई खाबड़, परबत पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी ने राज्य मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समारोह में गुजरात की सियासत के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए। गुजरात चुनाव में 182 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देश के जाने माने कई उद्योगपति भी मौजूद रहे, बता रहे हैं मेरे सहयोगी केतन जोशी। गुजरात सरकार में नए मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में वूज वू भी शामिल है। आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं कि अदानी समूह के चेयरमैन श्री गौतम अदानी साहब भी मौजूद है, साथ ही साथ उनके बिल्कुल बगल में करसन भाई भी बैठे हैं और कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस मौके पर मौजूद है। आखिरकार ये पूरा चुनाव है वो गुजरात ग्रोथ के ऊपर लड़ा गया है, तो गुजरात ग्रोथ का एक साक्षी है वो यही जो उद्योग समूह के टाइकून है वो रहे हैं। खासकर गौतम अदानी के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनको काफ़ी सारी ज़मीन दे दी गई है, लेकिन आखिरकार गुजरात की जनता ने विकास मॉडल को ही पसंद किया है, जिनका एक हिस्सा यहाँ पर बैठे गुजरात के उद्योग जगत भी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गुजरात की आगे की जो विकास यात्रा है उसमें सबसे अहम रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि आखिरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी जाकर गुजरात है वो आगे बढ़ पाएगा। कैमरामैन योगेश ठाकर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, गांधीनगर। कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ की गई बदसलूकी पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी लताड़ लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव मुद्दे पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के कपड़े बदलवाए गए, प्रेस को उनके करीब आने दिया, साथ ही कुलभूषण जाधव को उनके परिवार के साथ मराठी में बात भी नहीं करने दी। कल ही पाकिस्तान की जेल में बंद जाधव की मां और पत्नी ने उनसे मुलाकात की थी और ये मुलाकात एक औपचारिकता ही रही, क्योंकि कुलभूषण और परिवार के बीच शीशे की दीवार थी। अब और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में कुलभूषण के परिवार के साथ जानबूझकर बदसलूकी की गई। पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर कुलभूषण की पत्नी और मां के मंगलसूत्र, बिंदी और कपड़े तक को बदलवा दिया गया। जब भी वो कुलभूषण की मां अपने बेटे से अपनी भाषा मराठी में बात करने की कोशिश करती थी,
उन्हें बार बार टोक दिया जाता था, यहां तक कि उनके जूते भी नहीं लौटाए गए। We note with regret that the Pakistani side conducted this meeting in a manner which violated the letter and spirit of our understandings. This included the Pakistani press was allowed on multiple occasions to approach family members closely, harass and hector them, and hurt false and motivated accusations about Sri Jadhav. This was despite a clear agreement that the media would not be allowed close access. Under the pretext of security precautions, the cultural and religious sensibilities of family members were disregarded. This included removal of Mangal Sutra, bangles and bindi, as well as a change in attire that was not warranted by security. The mother of Sri Jadhav was prevented from talking in their mother tongue, although this was clearly the natural medium of communication.